वेल गाइस, बढ़ते हैं मूवी की तरफ, जिसकी शुरुआत ही हमें मंजलिका के महल से दिखाई जाती है, जहां हम उसे नृत्य करता हुआ पाते हैं। लेकिन उसी दौरान महाराज उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाते हैं, वो भी अपने सैनिकों के साथ, और एक पेड़ से उसे बांध उसे जला देते हैं, जिसे उन्होंने मृत्यु दंड दिया है। पर मंजलिका वही नहीं रुकती, बल्कि हम देख पाते हैं कि जिस शख्स ने उसे जलाया था उसने अपने मास्क को वही छोड़ दिया है, जिसे पहन वो उस शख्स की हत्या करने के लिए पहुंच जाती है। और ये कहानी 1824 रक्तघाट बंगाल की है। जिसके बाद ये कहानी बढ़ती है 200 साल बाद हमारे लीड कैरेक्टर रोहन की तरफ, यानी कि रूह बाबा की तरफ, जो एज यूजुअली लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ये प्रूव करते हुए कि वो आत्माओं से बात कर सकता है, साथ ही उन्हें खत्म भी, जिसे हम करता हुआ भी पाते हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों में हमें समझ आ जाता है कि रोहन रूह बाबा का एक खेल खेल रहा है, वो भी लोगों को बचाने के लिए। यानी कि अगर तुम कुछ कांड कर बैठे हो तो तुम्हें याद रूह बाबा को करना है, जो तुम्हारे सारे कांड को चुटकी भर में भूतिया बता सकता है, साथ ही उस भूत को तुमसे अलग भी करता है। लेकिन ये चीज रूह बाबा को जल्द ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि लोकल लोग तो उससे अपना इलाज यानी कि अपना काम तो निकलवा रहे थे, पर अब रूह बाबा के हाथ लगे हैं कुछ महल वाली। यानी कि हम एक शख्स को देख पाते हैं जो रूह बाबा यानी कि रूहान को अपने घर बुलाता है और उसे बताता है कि उसकी भांजी नहीं रही, जो अक्सर इस घर में घूमा करती है। और हम देख पाते हैं कि रूहान बेवकूफ बनाते हुए मीरा की आत्मा से बात करने की कोशिश करता है, पर अचानक से मीरा उसके सामने आ जाती है और उसे देखकर रूह बाबा की सारी रूह निकल जाती है। लेकिन कुछ ही मिनटों में उन्हें समझ आता है कि उनके साथ प्रैंक किया गया था, यानी कि उन्हें बेवकूफ बनाते हुए पहले तो ये बताया गया कि मीरा मर चुकी है, पर वो जिंदा है, और उस मौके का फायदा उठाकर मीरा और उसके अंकल ने उसका वीडियो बना लिया है, और अब उससे वो लोग कुछ फायदा चाहते हैं, जिस वजह से ही वो लोग उसे अपने साथ उनके गाँव यानी कि रक्त घाट चलने के लिए कह रहे हैं। और ना चाहते हुए भी रूहान को ये करना पड़ेगा, वरना मीरा और उसके अंकल उसकी वो फुटेज इंस्टा पर वायरल कर देगी। और हम देख भी पाते हैं कि ना चाहते हुए भी बेचारा रूहान उन लोगों के साथ रक्त घाट उनके महल चल पड़ता है, जिस काम के बदले उन लोगों ने उसे 1 करोड़ देने का वादा किया है। पर अभी तक उसे पता नहीं चला कि काम क्या है। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचता है तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हैं, और महल देखते ही रूहान पागल हो चुका है। लेकिन उसे पता चलता है कि मीरा के घर वाले महल में नहीं बल्कि तबेले में रहते हैं, साथ ही जो उनकी आन बान और शान थी वो सारी जा चुकी है, क्योंकि गांव वालों के अकॉर्डिंग महल में मंजलिका रहती है। और इस वजह से ही पूरा राज्य दरबार यानी कि मीरा और उसके पूरे घर वाले कंगाल है, और उन लोगों के पास एक पैसा नहीं, जिस वजह से ही वो लोग तबेले में रह रहे हैं। और अब मीरा ये चाहती है कि जल्द से जल्द ये हवेली बिके और उन लोगों की लाइफ सेटल हो, जिसके लिए हम देख पाते हैं कि रात में रूहान को वो अपने राजपुरोहित जी से मिलवाती है, जो उसे बताते हैं कि सभी लोग रूहान को इसीलिए देख रहे थे क्योंकि उसका पुनर्जन्म हुआ है, यानी कि रूहान राजकुमार देवेंद्र नाथ है, जिसे मंजलिका ने खत्म कर दिया था, वो भी गद्दी के चलते, क्योंकि मंजलिका के अंकल ने उसे काफी लाड प्यार से पाला तो था, साथ ही वो हर चीज का हुनर रखती थी, जैसे तलवारबाजी के साथ साथ डांस में भी काफी अच्छी थी। और उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था कि उसके अंकल उसे ही अपना वारिस चुनेगी। पर जैसे ही उसने देखा कि एक दासी से उसके अंकल को बेटा हुआ है, तो उसकी उम्मीद वहाँ खत्म हो गई, क्योंकि जैसे ही राजकुमार देवेंद्र नाथ बड़े हुए तो उसके अंकल ने पूरी सत्ता मंजलिका को नहीं बल्कि राजकुमार देवेंद्र नाथ को दे दी, जिससे मंजलिका का दिल टूट गया और उसने अपना आपा खो दिया और राजकुमार की हत्या कर दी, जिस वजह से ही मंजलिका को जिंदा जला दिया गया। और अब दुर्गाष्टमी के दिन रूहान का ये कर्तव्य है कि वो मंजलिका के साथ भी वही करे, क्योंकि वो राजकुमार का पुनर्जन्म है और वही मंजलिका को खत्म कर सकता है। जिससे पहले तो रूहान घबरा जाता है, लेकिन मीरा के कहने पर मान भी जाता है, और हम देख पाते हैं कि मीरा और उसका पूरा खानदान महल में शिफ्ट हो जाते हैं। जिसके बाद क्या सभी गाँव वाले रूहान को राजकुमार समझ बैठते हैं, और ये भी कि मंजलिका का खात्मा वही करेगा। पर उसे
उसे फर्जी साबित करने के लिए हम 3 कैरेक्टर को देख पाते हैं, जो कि नटवर है, यानी कि छोटे पंडित, बड़े पंडित और उनकी पंडिताइन। पर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का प्लान कामयाब नहीं होता, क्योंकि रूहान उन लोगों को भी सभी लोगों के सामने फंसा देता है, ये कहते हुए कि वो लोग पुनर्जन्म में उसके सेवक हुआ करते थे और साथ ही उन लोगों ने राजा के काफी सारे सोने को छुपा दिया है, जो शायद इस जन्म में उन लोगों को याद आ जाए, जिस वजह से पूरे गांव वाले उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। पर रूहान सभी लोगों को रोककर ये कहता है कि उसे पता है कि उन लोगों को वो सारी चीजें, यानी कि उनकी पुनर्जन्म की चीजें याद कैसे दिलाई जाए, जिसके लिए उसने उन्हें महल में ही कामोकाज के लिए लगा दिया है। जिसके बाद एंट्री होती है मलिका की, जिसे इनविटेशन दिया था मीरा ने, ताकि वो इस महल की मरम्मत कर सके, जो आते ही हमें थोड़ी सस्पिशियस लगती है, क्योंकि मीरा ने किसी मैन को काम के लिए हायर किया था, पर यह पहुंची एक लेडी है। पर फिर भी वो लोग उस पर डाउट नहीं करते और हम देख पाते हैं कि मलिका अपने कामों को कंटिन्यू करती है। साथ ही उसका आव भाव थोड़ा अलग है, जो लोगों से घुलती मिलती नहीं, साथ ही उसके बात करने का तरीका थोड़ा अजीब है, साथ ही उसका निशाना भी काफी अच्छा है। लेकिन उसके आते ही घर में अजीब अजीब सी चीजें होना शुरू हो गई है, जैसे कि रूहान को अजीब अजीब से सपने आने, साथ ही रेडियो पर मोंजलिका की आवाज जो उसे संकेत दे रही है कि वो नहीं बचेगा। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि घर में लगी हुई राजकुमार की फोटो भी जल चुकी है, जिससे हमारे रू बाबा काफी डर चुके हैं और उन्होंने यहाँ से भागने का प्लान बना लिए है। पर वो वहाँ से निकले उससे पहले ही उसका साथी वहाँ आ पहुँचता है, जो उसे बताता है कि वो लोग वापस नहीं जा सकते, क्योंकि एक क्लाइंट जिनको उन लोगों ने चूना लगाया था वो एसीपी राठौड़ का भाई निकला, जो उन लोगों के पीछे पड़ चुकी है। और ना चाहते हुए भी रू बाबा अपने साथी के साथ वापस महल आ पहुँचते हैं, जहाँ आते ही उसका सबसे पहला डिसीजन मीरा के फोन में से उसकी वीडियो डिलीट करने का है। पर उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि नोटिस कर पाता है कि मीरा उसके प्यार में पड़ चुकी है। पर चीजें अभी तक घर में अजीब नहीं थी, बल्कि उन लोगों को पता चलता है कि मोंजलिका का दरवाजा खुल चुका है, जिसे चेक करने के लिए वो दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों के सामने मोंजलिका खड़ी होती है, जैसे घबरा कर वो दोनों यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और उन लोगों का सामना मलिका से हो जाता है, जो रूहान का हाथ पकड़ सीधे उसे मोंजलिका के कमरे में ले जाती है और सामने खड़ी मोंजलिका को थप्पड़ लगाती है, क्योंकि वो मोंजलिका नहीं बल्कि पंडिताइन है। जिसके बाद क्या हमें और बाकी सभी को भी पता चलता है कि यहाँ जो मोंजलिका का डर फैला हुआ था वो और किसी की वजह से नहीं, बल्कि इन तीनों की वजह से है, जिन तीनों ने लगभग 2 साल पहले यहाँ अपना बसेरा बसा लिया था। और दरवाजा मोंजलिका का न जाने कब से खुला हुआ था, जहाँ उन लोगों ने डेरा जमा लिया। जिसके बाद हर कोई यहाँ जो आया उन लोगों को भगाने का जिम्मा उन लोगों ने ले लिया, ताकि अपने घर की छत को वो लोग अपने सर से जाने न दे। जो सेम चीज उन लोगों ने रूहान के साथ भी करनी चाहिए, वो भी कभी उसका फोटो जलाकर, कभी मोंजलिका की आवाज में डराकर, पर उसमें भी वो लोग कामयाब नहीं हुए। पर अब क्या, दूसरे दिन रूहान ये डिसीजन ले लेता है कि वो सभी लोगों के सामने मोंजलिका का वो दरवाजा खोलेगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जो दूसरे दिन वो करता भी है। और हम देख पाते हैं कि सभी लोग काफी डरे हुए थे। साथ ही मोंजलिका का रोल वो मलिका को करने के लिए कहता है, ताकि गांव वालों को ये सब कुछ सच लगे, जो करने में वो बखूबी कामयाब होती है। लेकिन इन चीजों से राजपुरोहित जी काफी गुस्सा हो चुके हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग दरवाजा खुलना नहीं था। लेकिन हम देख पाते हैं कि मीरा उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जब मलिका घर की मरम्मत कर रही होती है तो उसे एक खुफिया दरवाजा मिलता है, जहां अंदर चेक करने पर उन लोगों को एक और दरवाजा मिलता है, जो पूरी तरह तावीजों से बंधा हुआ है, जिसे देखकर राजपुरोहित जी उसे खोलने से मना करते हैं, ताकि वो इन चीजों की और इन्फॉर्मेशन ले आए। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि रूहान, जो इस महल के राजा यानी कि मीरा के फादर को बेवकूफ बनाते हुए उस दरवाजे को खोलने पर मजबूर कर देता है। और दरवाजा खुलते ही राजपुरोहित जी वहां आ पहुंचते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि मोंजलिका अकेली नहीं थी, बल्कि उसकी एक और बहन थी, जिसका नाम अंजुलिका था। और उन दोनों को ही अलग अलग कैद किया गया था, क्योंकि राजकुमार को उन दोनों ने खत्म किया था, जिसका बदला अब राजकुमार को लेना है। जिसके साथ साथ हम देख भी पाते हैं
कि मलिका और मंदिरा यानी कि मंजुला और अंजलिका को पास्ट में नृत्य करते हुए, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने ये डिसीजन लिया है कि वो अपने उत्तराधिकारी को चुनेगी, जो और कोई नहीं बल्कि राजकुमार दिबेंद्रनाथ है। जिस वजह से हम उन दोनों बहनों में एक जलन महसूस कर पाते हैं और फिर प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि मंदिरा महल में पहुंच चुकी है, जिसे राजा साहब ने बुलाया है क्योंकि वो उनका महल खरीदना चाहती हैं। जिसके आते ही हम देख पाते हैं कि मंजुलिका और अंजलिका एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। साथ ही घर में अजीब अजीब सी चीजें होना शुरू हो गई हैं। और वही मंदिरा जो यहाँ आई है महल को खरीदने, जिसे मीरा और रूहान अपने साथ मंदिर दिखाने ले जाते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि मंदिरा मंदिर जाने से ही मना कर देती है। और वही बात करें राजा साहब की, तो उन लोगों ने सभी लोगों को दावत दी है, वो भी कौवा बिरयानी की। यानी कि हम कह सकते हैं कि विजय राज ने अपनी कौवा बिरयानी का बदला इन बेचारे रक्त घाट वालों से लिया है, वो भी अपने घर में मरे हुए कौवों को उन्हें खिलाकर। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जैसे ही मीरा और रूहान घर लौटते हैं तो राजा साहब उन लोगों को यानी कि रूहान को वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि उनका काम हो चुका है और अब उनकी कोई जरूरत नहीं। पर रूहान इतनी आसानी से उन लोगों का पीछा छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो राजा साहब को बेवकूफ बनाता है, वो भी उनकी वाइफ बनकर। साथ ही ये अग्री भी करवाने में कि उसने मीरा से शादी करनी है, और ना चाहते हुए भी राजा साहब ये करवाने को तैयार है, क्योंकि उनकी स्वर्गवासी वाइफ का कहना है। जिसके बाद के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और हम देख पाते हैं कि मीरा को मोंजलिका की तस्वीर मिली है, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसे देख नहीं पाती क्योंकि मलिका उस पर पेंट गिरा देती है। साथ ही मीरा के अंकल पर शेरवानी में एक भूत ने अटैक कर दिया है, जो और कोई नहीं अंजुलिका है, जिस वजह से वो लोग घबराए हुए हैं। और वही राजा साहब जो महल को कम दामों में बेचना नहीं चाहते और अच्छे खासे इन्वेस्टर को उन्होंने भगा दिया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन जैसे ही उन्हें मिलती है तो इस बात से वो रिग्रेट करते हैं। लेकिन फिर वो लोग बलि का बकरा मंदिरा को बनाने का सोचते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द घर को खरीदे, जो घर को खरीदने को तैयार तो है लेकिन दुर्गाष्टमी के दिन, जो 2 दिन बाद है, पर उन लोगों को घर अभी ही बेचना है। और उसी बीच एक इन्वेस्टर निकल कर आता है जो घर को खरीदना चाहता है ताकि वो इसे रीडेवलप कर सके, लेकिन उसी के साथ वो राजा का सिंहासन अपने साथ ले जाता है, जो चीज मलिका को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और रात ही के वक्त हम देख पाते हैं कि मोंजलिका उस इन्वेस्टर पर हमला कर उसे खत्म कर देती है, जिस वजह से उन लोगों की डील खत्म हो जाती है। और दूसरे दिन मीरा की नजर राजा की थ्रोन पर पड़ती है, जिस पर मलिका बैठी हुई है, और उसे वो बात करे उससे पहले ही वो उसे भला बुरा कह देती है, वो भी इस सिंहासन को उठाकर, जो मोंजलिका के अकॉर्डिंग सिर्फ उसका है। जो चीज वो बाकी लोगों को बताने के लिए पहुंचती तो है, लेकिन देख पाती है कि मलिका ऑलरेडी उन लोगों के साथ बैठी है, जिसके साथ साथ मंदिरा भी वहाँ हंसती हुई पहुंची है, ये जानकर कि उन लोगों के इन्वेस्टर की मौत हो चुकी है और अब ना चाहते हुए उन लोगों को महल मंदिरा को बेचना होगा। साथ ही हम देख पाते हैं कि रात के वक्त रूहान को काफी बुरा सपना आया था, जिसमें उसने मीरा को भी देखा, और उस वजह से अब उसे ऐसा लग रहा है कि मीरा ही मोंजलिका है, जिस वजह से वह घर छोड़कर निकलने को तैयार हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली भाग नहीं पाता, क्योंकि घूम घूम कर वो एक ही जगह पर आ पहुंचता है, यानी कि वापस महल, जिस वजह से ना चाहते हुए वो वहीं रुकने का डिसीजन लेता है। और राजपुरोहित जी पूजा की सारी तैयारियां कर चुके हैं, क्योंकि आज दुर्गाष्टमी है। साथ ही उन्होंने पवित्र तेल को भी तैयार रखा है, ताकि वक्त आने पर रूहान उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन रात के वक्त हम देख पाते हैं कि मीरा खुद को जलाने की कोशिश करती है, जिसे रूहान रोकने में कामयाब होता है, और वो सभी लोगों के सामने मंदिरा को ही मोंजलिका कहता है। लेकिन तब तक मीरा ने उस फोटो को भी क्लीन करवा कर मंगा लिया है, जिसमें मोंजलिका का फेस क्लियरली नजर आ रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि मलिका है। और देखते ही देखते मलिका उन लोगों पर अटैक कर देती है, जिसे रूहान पवित्र तेल की मदद से कैद करने में कामयाब होता है। लेकिन फिर उन लोगों को पता चलता है कि मोंजलिका मलिका नहीं बल्कि मंदिरा है, जो उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है। और मौका देखकर रूहान उसे भी जलाने की कोशिश करता है, लेकिन मलिका उसे रोक
रोकती है ये कहते हुए कि जो गलती उसने उसके साथ की वो मंदिरा के साथ ना करे, क्योंकि जिसे वो लोग मोंजलिका समझते आए हैं वो मोंजलिका है ही नहीं। और फिर हमें पास की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ अंजलिका और मोंजलिका रात के वक्त पहुँचे तो थे राजकुमार को मारने के लिए, पर उन लोगों को पता चला कि राजकुमार को सत्ता में कोई दिलचस्पी ही नहीं, बल्कि उन्हें नृत्य करना काफी पसंद है। जिस वजह से उन दोनों ने राजकुमार को बेवकूफ बनाया और सभी लोगों के सामने उसका उन दोनों बहनों ने सच खोल कर रख दिया, जिस वजह से राजा ने राजकुमार को जिंदा जला देने का फैसला लिया और साथ ही उसकी हत्या का जिम्मेदार मोंजलिका को ठहरा दिया, क्योंकि अंजलिका और मोंजलिका ने राजकुमार के इस सच को सभी लोगों के सामने कहा था और इस वजह से ही मोंजलिका को उसके भाई का कातिल बना दिया गया और अंजलिका का इतिहास के पन्नों से नाम ही मिटा दिया गया। और जब अंजलिका और मोंजलिका पुनर्जन्म लेकर रक्त घाट आ पहुंची तो सभी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए राजकुमार ने उन लोगों को मोंजलिका साबित करने की कोशिश की, ताकि सभी लोग ठीक राजकुमार की ही तरह उन दोनों को जला दे। पर अब जबकि वो उसमें कामयाब नहीं हुआ है तो उन दोनों के साथ यहाँ मौजूदा वो सभी लोगों को खत्म कर देगा। पर वो उसमें भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि राजपुरोहित जी के उस पवित्र तेल के कारण वो उसी में ट्रैप हो जाता है और मोंजलिका और अंजलिका उसे खत्म करने के लिए फिर रेडी हो चुके हैं। लेकिन वो दोनों बहनें ये डिसीजन लेते हैं कि जिस समय उन लोगों को अपने भाई को समझना था उन लोगों ने उसे समझा नहीं, तो अगर चाहे वो उन लोगों से बदला ले सकता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग राजकुमार उस वक्त भी कैद था, वो भी एक मैन की बॉडी में, और मरने के बाद भी उसे मंत्रों के द्वारा कैद कर दिया गया। और उस वजह से हमें और साथ ही राजपुरोहित जी ये बताते हैं कि राजकुमार को बदला नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस चाहिए थी, जो उसे अब मिल चुकी है और उस कारण राजकुमार आजाद हो जाता है। जिसके बाद क्या सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और हम देख पाते हैं कि मलिका को हमेशा इतिहास में दिलचस्पी रही थी, जिस वजह से उसने इन कामों को चुना और उसी कारण वो रक्त घाटा पहुंची। और वही बात करें मंदिरा की तो वो यहाँ आई थी कुछ दूसरे कामों से, साथ ही उसका असल नाम मंदिरा भी नहीं। और जैसे ही वो अपना असल नाम बताती है जो कि एसीपी राठौड़ है, तो रूहान को समझ आ जाता है कि वो उसे यहाँ पकड़ने के लिए आई थी। और यहीं पर ये फिल्म खत्म होती है।